हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक सुनिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मेमोरी पावर भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आप आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा इस लेक्चर को, नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस कंपनी की नेजल वैक्सीन की ट्रायल को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका भारत बायोटेक। दोस्तों, यहां पर एक शब्द आया है और वो शब्द है नेजल वैक्सीन। तो ये नेजल वैक्सीन का मतलब क्या होता है? तो नेजल वैक्सीन का मतलब होता है नाक से दी जाने वाली वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो वैक्सीन होगी ये नाक के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कराई जाएगी। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम VVV154। ठीक है दोस्तों, VVV154 इस वैक्सीन का नाम है। तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ये उन लोगों को लगेगी जो पहले से वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्हें पहले से वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। यानी यह जो वैक्सीन होगी ये बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी जिन लोगों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन लग चुकी है तो उनको बूस्टर डोज के रूप में ये नेजल वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल इसका ट्रायल 900 लोगों पर किया जाएगा। पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल पर जोर दिया है। यानी उनका कहना यह था कि अगर नेजल वैक्सीन लगाई जाती है तो इसके फायदे और होंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है दोस्तों लोकसभा सचिवालय ने। यानी जो लोकसभा सचिवालय है उसने डिजिटल संसद नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। तो लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से आप संसद की कार्यवाही को देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के सांसद ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये सभी बातें इस ऐप पर उपलब्ध होंगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो लोकसभा सचिवालय है उसके द्वारा डिजिटल संसद नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। और इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है दोस्तों? हरिवंश नारायण सिंह, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, आपके वहां पर डाउट भी क्लियर कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा एजुकेशन दी जाएगी। और दोस्तों, जो जनवरी माह में बैच स्टार्ट हुए हैं, अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। ठीक है दोस्तों, राजा नंबर 1 कोड जैसे ही यूज करेंगे आपको उसमें छूट दे दी जाएगी। अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व में जीता है? तो आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व ने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु के इरोड जिला में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो उसने TX2 पुरस्कार जीता है। इस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या 2 गुनी होकर 80 हो गई है, तो इसलिए इसको यह पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये TX2 अवार्ड किसे दिया जाता है। तो यह पुरस्कार ऐसी साइट को दिया जाता है जिसने 2010 से अब तक बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। तो दोस्तों, जो
तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो टाइगर थे 2010 में, उनकी संख्या अब 2 गुनी हो गई है और ये संख्या पहुंच गई है कितनी, 80। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क ने भी जंगली बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए इस साल TX2 पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, नेपाल के एक नेशनल पार्क ने भी ये अवार्ड जीता है और भारत के तमिलनाडु के जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसने भी यह TX2 पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा। किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, चरणजीत सिंह का संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध था हॉकी से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो चरणजीत सिंह है उनका संबंध किस खेल से था? हॉकी से था। तो हॉकी के पूर्व कप्तान रह चुके हैं कौन? चरणजीत सिंह। तो उनका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के ये हिस्सा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 1960 के खेलों में और 1962 में जकार्ता के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का ये पार्ट थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो चरणजीत सिंह हैं वो हॉकी से रिलेटेड हैं और 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता था उसके वो पार्ट थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाल ही में हुए कुछ निधन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है दोस्तों हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो यह एक पर्वतारोही थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दूसरा नाम है साओली मित्रा का, ये प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच कलाकार हैं। और फिर तीसरा नाम है दोस्तों प्रोफेसर M.K. प्रसाद का। तो दोस्तों प्रोफेसर M.K. प्रसाद का संबंध है पर्यावरण से, यानी यह एक पर्यावरणविद थे। फिर है नारायण देवनाथ। तो दोस्तों नारायण देवनाथ का संबंध है बंगाली कॉमिक्स से और ये बंगाली कॉमिक्स के कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं। शांति देवी दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है पंडित बिरजू महाराज का, जिनका संबंध कथक नृत्य से था। ठीक है दोस्तों, तो यह कथक के एक नर्तक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों आज हम स्टडी कर नॉलेज में डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य को और झारखंड राज्य की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 81 विधानसभा सीटें हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन। क्या नाम है? न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6। इसके अलावा अगर हम झारखंड के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला है बिहार और फिर दूसरा राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है उड़ीसा और दोस्तों इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी इसका पड़ोसी राज्य है। तो दोस्तों झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ पर यानी छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है जिसे हम छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। और दोस्तों यह जो छोटा नागपुर का पठार है इसे विश्व का या भारत का खनिज आश्चर्य कहते हैं क्योंकि इस छोटे से भाग में बहुत अधिक खनिज उपलब्ध होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो दोस्तों लोकायुक्त की शक्तियां को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है केरल सरकार। ठीक है दोस्तों, यानी केरल की जो सरकार है उसने अभी ये कहा है कि जो लोकायुक्त की शक्तियां हैं उसको कमजोर किया जाएगा, तो उसके लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। तो दोस्तों पिनाराई विजयन है वहां के चीफ मिनिस्टर, कहाँ के दोस्तों? केरल के। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो चीफ गवर्नर हैं कहाँ के? केरल के। तो ये पॉइंट पहले नोट करना है। तो पिनाराई विजयन की जो सरकार है उसने हाल ही में लोकायुक्त की शक्तियों को कमजोर करने का अध्यादेश लाने का एक घोषणा की है। दोस्तों यह संशोधन लोकायुक्त के फैसले को सुनने के अवसर प्रदान करने के बाद या तो स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को अधिकार देने का प्रयास है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि इस संशोधन के बाद ये होगा कि जो लोकायुक्त का फैसला है उसको सरकार सुने या ना सुने, स्वीकार करे या ना करे, इस प्रकार का ये
प्रावधान लाया गया है कि अब सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो लोकायुक्त के फैसले को सुने या स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। ये शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। तो इस प्रकार से जो लोकायुक्त हो जाएगा उसका फैसला केवल सुनाने मात्र का होगा, यानी वो अपनी केवल रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है दोस्तों, उसकी शक्तियां स्वतः कमजोर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त की। तो दोस्तों लोकायुक्त क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो जो भारत के राज्य हैं वहां पर एक ऐसी संस्था होती है जो भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसी प्रकार की एक संस्था होती है केंद्र लेवल पर, जिससे हम लोकपाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? लोकपाल। तो भारत के लोकपाल जरूर याद रखिएगा कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कौन है दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष अभी वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। ठीक है, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है और केंद्र स्तर पर, यानी जो केंद्र की सरकार है वहां पर भ्रष्टाचार रोधी जो संस्था है वो लोकपाल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, लोकपाल की नियुक्ति के बाद उसे सरकार के द्वारा बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल राज्य विधानसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई एक बार लोकायुक्त बन जाता है तो उसको सरकार स्थानांतरित नहीं कर सकती है, बर्खास्त नहीं कर सकती, उसे विधानसभा में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, गोवा, इन सभी राज्यों ने इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया है। तो लोकायुक्त को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? महाराष्ट्र। दोस्तों अब बात आती है कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होता है राज्यपाल, यानी राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों जो लोकायुक्त बनते हैं उसके लिए पात्र कौन कौन होता है, यानी कौन कौन लोकायुक्त बन सकता है, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, तो ये लोकायुक्त के पद के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही लोग लोकायुक्त बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिएगा और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल। दोस्तों रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, यानी 2022 का जो खिताब है राफेल नडाल ने ये रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता है। दोस्तों राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? स्पेन के। ठीक है, तो राफेल नडाल का यह उनके कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम है और उन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम जीत करके एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है, क्योंकि अभी वर्तमान में कोई भी ऐसा टेनिस का खिलाड़ी नहीं है जिसने 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हों। ठीक है दोस्तों, तो राफेल नडाल ने अपने करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और अब 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि राफेल नडाल ने कब कौन से खिताब को जीता है, यानी कौन सा ग्रैंड स्लैम कितने बार जीता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को 13 बार जीता है। इसके अलावा विंबलडन को उन्होंने 2 बार, यूएस ओपन को 4 बार और ऑस्ट्रेलियन ओपन को 2 बार जीता है। तो इस प्रकार से उनके कुल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो यह 21 ग्रैंड स्लैम हो जाते हैं और 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यह दुनिया के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो अगर हम बात करें रोजर फेडरर की, तो रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और राफेल नडाल ने कितने जीते हैं? 21 जीते हैं। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं दोस्तों खिलाड़ी, नोवाक जोकोविच, तो इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि वह कौन सा खिलाड़ी था जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं लिया था। तो उसका नाम है नोवाक जोकोविच। दोस्तों ये हिस्सा लेने गए थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, इसलिए वहां की सरकार ने इन्हें खेलने से मना कर दिया था। यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसको भी आप नोट कर लें कि जो नोवाक जोकोविच थे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उन्हें खेलने से मना कर दिया था और उन्हें अपने देश वापस भेज दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही रिलेटेड है, इसमें भी आप स्टार कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा इन बातों को।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आंसर है एशली बार्टी ने। किसने जीता है दोस्तों? एशली बार्टी ने। अब आपको ये बात याद रखना है कि जो एशली बार्टी है ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं। किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल में एशली बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में हरा दिया था और फाइनल मुकाबला अपने नाम किया था। एशली बार्टी की बात करें तो इन्होंने अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। और दोस्तों 44 साल बाद ऐसी कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बात आ रही है दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी और इसका आयोजन किया जाता है हर साल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। दोस्तों जिस क्रम में बताए हैं ये साल में इसी क्रम में होते हैं, यानी पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, अब आने वाले समय में फ्रेंच ओपन होगा, फिर होगा विंबलडन, फिर होगा लास्ट में साल के अंत में यूएस ओपन। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपाल कौन है? दूसरा प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों कल के जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं रूपाली ठाकुर, महेंद्र सिंह, संदीप पांडे, कृष्णपाल और तान्या साक ने। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। और दोस्तों वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाएगा। वहां पर आप इसको केवल एक कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है हमारा स्टडी कर 01। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602919713। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सभी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। और दोस्तों इस लेक्चर को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।